हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं फिर से फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन यानी जरूर देखने को मिलेगा या इसी टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपकी यानी पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों आज हमारे बैकग्राउंड में कुछ यानी शोर आ रहा है, यानी कि घूं की आवाज़ आ रही है। ये क्या हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पर बरसात हो रही है, तो बरसात के कारण से यानी भारी यानी साउंड आ रहा है, तो आपको इसके साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक द्रव्य ठोस को पूर्ण रूप से भिगोता है तो पर्याप्त लंबाई की केस नली में द्रव्य का चंद्र तल होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमारा कोई एक द्रव्य है, वह ठोस को यानी पूर्ण रूप से भिगोता है, इसको यानी भिगो देता है। तो आपको बताना कि यदि हमारे ठोस की कोई केस नली है और उसके अंदर इससे यानी लिक्विड को द्रव्य को भराया जाता है, तो आपको बताना कि इस लिक्विड का जो ऊपर का जो तल होगा, जो चंद्र तल होता है, उसका आकार क्या होगा, समतल, अवतल, उत्तल या बेलनाकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हमें क्या दिया कि जो द्रव्य है वह ठोस को यानी पूर्ण रूप से भिगो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इन दोनों का मध्य का आसंजक बल होगा वो हमारा यानी अधिक होगा। तो आसंजक बल का मतलब क्या होगा दोस्तों, यदि लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है तो ये जो ठोस है यह इसको अधिक ऊंचाई तक लेकर के जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य के आकर्षण है, ये इसको पूर्ण रूप से भिगो रहा है, तो इधर भी यानी ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो चंद्र तल हो गया हमारा कौन सा हो गया, अवतल के आकार को हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यानी आपको यही यानी कथन दे दिया जाता है कि जो द्रव्य है वो ठोस को पूर्ण रूप से भिगो रहा है, और यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के मध्य का जो स्पर्श कोण होता है, जो एंगल होता है, वो कितना होता है। तो याद रखना जब यानी कि एक दूसरे को भिगोते हैं तो इसका जो स्पर्श कोण होता है हमारा न्यून कोण होता है, और जो चंद्र तल होता है ये हमारा कौन सा होता है, अवतल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अवतल। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है कि एम की तुलना में एफएम की कमी है। दोस्तों हमारा जो एक आयाम मॉडुलस होता है और एक एफएम मॉडुलस होता है, तो आपको बताना है कि जो हमारा एफएम मॉडुलस का जो डिसएडवांटेज है, वो कमी है, वो कौन सी कमी है। दोस्तों याद रखना वैसे तो हमारा जो एफएम होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलस होता है, वो आयाम मॉडुलस यानी बेस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यानी जो शोर होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि बिल्कुल कम शोर के साथ ही यानी तरंगों को प्रसारित करता है। जैसे कि दोस्तों यदि आप टीवी देखते हैं तो यानी कि उसके अंदर जो चित्र आते हैं बिल्कुल क्लियर आते हैं, नीचे फड़फड़ाते नहीं है, आवाज़ आती है वो भी हमारी बिल्कुल क्लियर आती है, नहीं इसके अंदर शोर होता है वो न्यूनतम होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि दोस्तों अपन इसको अधिक दूरी तक यानी प्रसारित नहीं कर सकते। एंड दोस्तों इंडिया के अंदर तो अपन इसको प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन यदि अमेरिका की न्यूज़ को यदि हमें इंडिया में दिखाना हो तो अपन एफएम के द्वारा नहीं प्रसारित कर सकते, क्योंकि इसे अधिक दूरी तक प्रसारित करने के लिए अधिक बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। तो इसका जो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि जो एफएम होती है इसको अपेक्षाकृत अधिक बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है, यही हमारा इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m तथा 4m है, समान गतिज ऊर्जाओं से गतिमान है, तो इनके रेखीय संवेगों का अनुपात होगा। हमें क्या बताना है कि दोस्तों हमारी कोई दो वस्तुएं हैं, उनका जो दो मास है वो आपको अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमें इक्वल दी हुई है। तो आपको बताना है कि इनका जो संवेग होगा, मोमेंटम होगा, उसका रेशियो क्या होगा। तो सभी हम जानते हैं कि जो हमारे एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, हमारे क्या होता है 1/2 p² होता है। तो यहाँ से यदि अपन p का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, √2ma निकल कर आता है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया कि दोनों की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो इक्वल हैं, समान है, तो इसके कारण जो हमारा मोमेंटम हो जाएगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, √m के समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा p1 में जो p2 है हमारा कितना हो जाएगा, √m1 हो जाएगा। तो m1 का मान हमें कितना दिया हुआ है m, और m2 का मान कितना दिया हुआ है 4m, और इसका अपन कर देंगे रूट, तो आपका निकल कर आ जाएगा 1/2। एंड दोस्तों यदि हमारा द्रव्यमान आपको m एवं 4m दिए हुए हैं, इनके काइनेटिक एनर्जी हमारी इक्वल है, तो हमारा जो मोमेंटम का जो रेशियो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये यानी कि 1:2। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताना है कि किसी प्रेरण कुंडली में द्वितीय विद्युत वाहक बल परिपथ भंग होते समय निशून्य होता है, या परिपथ जुड़ते समय अधिक होता है, या परिपथ जुड़ते समय न्यूनतम होता है, या परिपथ भंग होते समय बहुत अधिक होता है। आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारा कोई भी एक विद्युत यानी प्रेरण कुंडली है, इसके अंदर दोस्तों हमारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो आपको बताने की कौन कंडीशन में सर्वाधिक होगा। जब इस यानी परिपथ को अपन जोड़ते हैं तब हमें इसमें सर्वाधिक होता है, या इसको तोड़ते हैं तब सर्वाधिक होता है, या कब शून्य होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना जब भी अपन यानी परिपथ होता है उसको जब कभी भी अपन भंग करते हैं तो उस समय इसका जो यानी परिपथ होता है, जो द्वितीय विद्युत वाहक बल होता है हमारा सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि दोस्तों यदि हमारा परिपथ पहले से जुड़ा हुआ है
तो इसके अंदर पहले से यानी कोई ना कोई विद्युत वाहक बल होगा, लेकिन जैसे ही अपन इस परिपथ को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इनकी धारा का मान अचानक से कम होना चाहेगा, लेकिन यही इसको करने नहीं देगा, इसको विरोध करेगा। तो कुछ समय के लिए इसके अंदर क्या होता है कि यानी कि विद्युत वाहक बल यानी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि पहले वाला जो होता है और कुछ ये उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार परिपथ भंग होते समय तो हमारा जो द्वितीयक विद्युत वाहक बल होता है वो यानी सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा 5 का क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों हमारा जो जेट इंजन होता है आपको बताना है कि किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना था कि हमारा जो जेट इंजन होता है वो संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों हमारा जेट इंजन होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है कि इसके अंदर से दोस्तों जो ईंधन निकलता है इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम यानी आंकिक रूप से समान होते हैं, लेकिन यानी विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर यानी हमारा जो रेखीय संवेग होता है, जो लाइनर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, यानी कि पूरे का हमारा शून्य होता है। यदि इस टाइम में यदि हमारा कोई मोमेंटम उत्पन्न होता है वो उतना ही मोमेंटम इस डायरेक्शन में भी उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से जेट इंजन होता है वो किस पर आधारित होता है, संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है कि पूर्णतः कर्षण वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा समानुपाती होती है आदर्श गैस स्केल के ताप पर। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारा कोई यानी कि एक पूर्णतः कृष्ण वस्तु है, उससे जो हमारी विकिरणें उत्सर्जित हो रही हैं यानी हमारी जो रेडिएशन इमिटेड हो रही हैं ये आपको बतानी कि किसके साथ, यानी जो हमारा परमताप स्केल है उसका जो यानी किसके उसके साथ किस प्रकार से संबंधित होंगे। उसके परमताप के समानुपाती होती हैं, परमताप की चतुर्थ वर्गमूल के समानुपाती होती हैं, या उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होती हैं, या स्रोत के परमताप के। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। हमें क्या बताना है कि दोस्तों हमारा जो स्टीफन का नियम होता है वो आप सबने पढ़ रखा होगा। स्टीफन के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो विकिरणें हमारी उत्सर्जित होती हैं, उत्सर्जित विकिरण होती हैं वो परम की ताप की जो पावर 4 होती हैं उसके समानुपाती होती हैं। तो स्टीफन नियम के अनुसार इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ये वाला, यानी जो हमारी उत्सर्जित विकिरण होती हैं वो परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि चुंबक का अत्यंत व्यक्तत्व अनुभाग कहलाता है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारा कोई भी एक यानी चुंबक होती है उसका जो हमारा यानी कि जो अनलिमिटिंग इंडिविजुअल यूनिट होती है ये आपको बतानी कि उसको अपन क्या कहेंगे, यानी कि व्यक्तित्व अनुभाग होगा, यानी जहाँ पर दोस्तों हमारा जो मैग्नेटिज्म होता है वो सर्वाधिक होता है उसको अपन क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखना जो हमारा कोई भी चुंबक होता है उसके अंदर कभी भी एकल ध्रुव यानी कि हमारा संभव नहीं है, यानी मोनोपोल नहीं होता है। तो यानी कि न तो उत्तरी ध्रुव इसका राइट आंसर होगा, न ही दक्षिणी ध्रुव है। दोस्तों दोनों ध्रुवों को अपन डायरेक्ट यानी क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो चुंबक होती है उसका वह भाग जहाँ पर मैग्नेटिज्म अधिक होता है, यानी इसका जो चुंबकत्व अधिक होता है उसको अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 8 का क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में हम क्या होता है कि एक एक्स किरण नलिका में उत्सर्जित एक्स किरण पुंज की तीव्रता बढ़ाई जाती है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारी कोई एक एक्स यानी किरण नलिका है उसके अंदर जो एक्स किरण पुंज होती है, जो एक्स किरण उत्पन्न होती है उसकी जो तीव्रता होती है इंटेंसिटी वो किसके साथ यानी बढ़ती है, किसको बढ़ाने पर बढ़ेगी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है अपन उसको वी से दर्शाते हैं म्यू से, और वोल्टता को अपन वी से दर्शाते हैं, धारा को अपन आई से दर्शाते हैं, और इंटेंसिटी यानी दोस्तों तीव्रता होती है उसको भी अपन आई से दर्शाते हैं। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो हमारी तीव्रता होती है वो वी के समानुपाती होती है, जो इंटेंसिटी होती है वो धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हो कि उसकी तीव्रता बढ़ाई जा रही है, तो तीव्रता बढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो फिलामेंट होगी उसकी धारा है उसको अपन बढ़ाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके अंदर पर भी आप इसी से यानी याद कर सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो यानी कि आपतित प्रकाश की तीव्रता यदि अपन बढ़ाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसकी धारा का मान बढ़ता है। यदि हमारी फ्रीक्वेंसी का मान यदि अपन बढ़ाते हैं, आवर्ती का मान, तो हमारी वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ये वाला। हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट क्रमशः मुक्त आकाश की चुंबकशीलता एवं विद्युत यानी कि चुंबकशीलता है। तो म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट की विमा बताइए। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि हमारा इसकी विमा पूछी गई है म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। तो हम सभी ने जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो प्रकाश की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है कि 1 म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट का अंडर रूट होता है। तो यहाँ से यदि अपन म्यू नोट
और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू अपन निकालते हैं तो हमारा 1/c² प्राप्त होता है। c हमारा यहाँ पर वेलोसिटी है और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी c की विमा होती है वो L1t-1 होती है। तो इसका स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो हमारा L2t-2 हो जाएगा और यदि ये हमारा ऊपर जाएगा तो हमारा L-2 और t2 हो जाएगा। तो यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जो हमारी विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी L-2 और t2। तो ये मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये यानी L-2 और t2। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में क्या दिया हो कि किसी आदर्श गैस समीकरण में PV = RT में V निम्न में से किस एक के आयतन को प्रदर्शित करता है। इसमें हमें क्या बताना कि दोस्तों हमारा जो PV = RT होता है इसके अंदर ये आपको बताना कि जो हमारा ये किसको यानी प्रदर्शित करता है, 1 ग्राम गैस को, किसी भी यानी मात्रा की गैस को, या 1 ग्राम यानी मोल गैस को, या 1 लीटर गैस को। दोस्तों हमारा जो आदर्श गैस का समीकरण होता है ये पूर्ण समीकरण आपको पता होना चाहिए, PV = nRT होता है। दोस्तों यहाँ पर n क्या होता है कि हमारी मोलों की संख्या होती है, यहाँ पर इसका मान हमारा क्या रखा गया है 1 रखा गया है। तो यह समीकरण हमारी क्या हो जाएगी 1 मोल गैस के लिए हो जाएगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों आज के जो 10 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट होते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।